Hi guys, welcome back again to this particular class of the cost and management accounting। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है भैया, ऐसे ही बढ़िया रहो, ऐसे ही अच्छे रहो और आगे बढ़ते रहो। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आपका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हो चुका था। आज से हमको थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास को देखते हुए आपने सब समझ लिया कि क्लासेस कैसे करनी चाहिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स आल्सो। बाकी बातें हम अभी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। बीच बीच में क्लासेस में कभी आप और हम अपनी बातें करेंगे शेयर, ठीक है, जिससे क्लास में थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा बना रहेगा और आपको पढ़ने में और मजा आएगा। राइट? तो आज हमको क्या क्या करना है सर? आज हमको देखना है कि आज हमारे जो जिंदगी में जो नया सब्जेक्ट आया हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। क्योंकि सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब तक हम ट्रेलर ना देखें मूवी देखने का मजा नहीं आता। राइट? तो सबसे पहले आज हम सब्जेक्ट्स के पूरे चीजें पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट्स में क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों आया, कैसे आया, इस सब्जेक्ट में और मजा आने वाला है कि नहीं आने वाला। जैसे अकाउंट्स फेवरेट है वैसे ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारा फेवरेट होगा क्या। तो ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट? और कुछ हम चैप्टर से रिलेटेड बातें भी आज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बातें। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट आर द सिलेबस। ठीक है ना, व्हाट इज योर सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मैंने चीजें बता दी थी कि आपको यूनिट वन में जो आ रहा है वो आ रहा है थियोरी। कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, इसी से हमारी शुरुआत होगी। उसके बाद एक चैप्टर है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये चैप्टर अच्छे अच्छे बंदों को नहीं जमता, ये चैप्टर मैक्सिमम लोग स्किप करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मेरी गारंटी कि मैं ये चैप्टर आपको फेवरेट बना दूंगा। ठीक है क्या? और अब सबसे पहले एग्जाम में इसी का क्वेश्चन ढूंढोगे। ठीक है, ओके। मेरे जो पास स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है कि जो चैप्टर्स बाकी स्टूडेंट्स को टफ लगता है वो मेरे स्टूडेंट्स को इजी लगता है। समझ में आया क्या? ये स्पेशलाइजेशन है हमारा। आगे प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद आपका चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और ये आता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो सर अभी आपने क्या किया? अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नाम पढ़ के देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। ठीक है, सब चीजें समझाऊंगा, बस आराम से आज रिलैक्स होके बस आपको सुननी है सारी बातें। आज की बातें अगर आपके माइंड में चलेगी बेटा तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट होगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है सर, सबसे पहले तो बताओ कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों बोला गया है इसे। तो देखो, पूरे सब्जेक्ट्स में अकाउंटिंग की 3 फील्ड्स है। देयर आर 3 फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक जो अभी तक आप पढ़ते आए थे, एक ऐसी फील्ड है अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, एक फील्ड जिसको बोला गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने 11th 12th में पढ़ा है, फर्स्ट सेम में पढ़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है फर्स्ट सेम में, आपको बीबी वालों को नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये क्लासेस जो है वो बीकॉम बीबीए वालों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, आगे उसके बाद आपने एक और अकाउंटिंग आती है जिसको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये क्या होता है मैं सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट। आज का क्लास आपको पूरा ट्रेलर ही बताने में अच्छा है, मतलब आप समझ जाओगे, आपको समझ जाएगा कि हमको जाना क्या है, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ठीक है, और ये जिस दिन समझ में आ जाता है ना उस दिन सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट ही बहुत अलग होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक फील्ड होती है, एक फील्ड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक फील्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, एक फील्ड कौन सी होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये ऐसे 3 टाइप्स के आपको अकाउंटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपको पढ़ने मिलते हैं। समझ में आया? ओके। अब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी क्या? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे? अभी तक आपने क्या किया? ठीक है, तो हमने किया सर रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
विथ एम टू, कैलकुलेट बोलना उचित नहीं रहेगा, विथ एम टू फाइंड आउट द प्रॉफिट whatever at the end of year, whatever at the end of the 1 month, whatever at the end of the quarter। ठीक है क्या? क्वार्टर मतलब वो वाला नहीं, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का क्वार्टर, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी तक हमने क्या किया, तो बच्चों देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने सिर्फ अभी तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब आपको पता है ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है, ठीक है। उसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हमने किया, और इस एम से वो हम सब क्यों करते थे, ताकि हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता था, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। इस पर्पस से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, बराबर है। आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर उठाओ, अकाउंट्स की कोई भी चीज देख लो, उसमें आपको सिर्फ लास्ट में प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है ना। तो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ही एम रहा हुआ है पहले से कि प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो, देखो प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, कब होता है प्रॉफिट, बताओ जरा। फायदा कब होता है आपको, फायदा कब होता है, बताइए सब लोग। सर पैसे कमाएंगे तो, ठीक है बेटा, आप पैसे कमाओगे तो आपको फायदा हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, आपने 10 करोड़ कमा लिए। सर इतने, हाँ कमा लिए, एग्जांपल है। ख्वाब भी देख ले तो करोड़ों के देखे बेटा, ख्वाब भी अगर 1000-2000 के देखोगे तो फिर क्या ही मतलब, ख्वाब ही देखने ना, फ्री में देखने मिलता है तो करोड़ों में देखेंगे, ठीक है। आपने 10 करोड़ इनकम कमाई, प्लस आपने ना पैसे उड़ाए, उड़ाए मतलब जहां पैसा लगाना था वहां लगा दिए। आप बिल्कुल मस्त पब में जा रहे हो, गोवा घूम के आओ, फॉरेन घूम के आए हो, ठीक है क्या, और आपको बाद में पता चला आपके पास बैंक में सिर्फ 1000 रुपीज बचे हैं। तो आपने फायदा हुआ क्या, आपका प्रॉफिट हुआ, आपने इनकम कमाई क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये तो गलत हो गया सर, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है सर। अब आपने वापस 10 करोड़ रुपए कमाए प्रॉफिट, और आपका एक्सपेंस खर्चा ही 9 करोड़ हो गया, ठीक है। एक्सपेंस कितना हो गया, 9 करोड़। देन आपका प्रॉफिट कितना होगा, कोई भी बच्चा बताएगा सर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये जो आपके पास आता है दिस इज योर इनकम। इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमको बचता है प्रॉफिट, ठीक है। और यही निकालने का काम हमने अकाउंट्स में किया था, क्योंकि सबको पता है अकाउंट्स में 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखो, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखो, इन दोनों का टोटल करो, जहां वो आता है वो प्रॉफिट हो गया, बराबर है। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, उसके बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो सब आपको पता है। आगे बढ़े जी सर। इनकम में से एक्सपेंस हटा दो तो बचता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, मुझे ना ये 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो आप सोचेंगे सर और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इनकम और कमाओ, और इनकम कमाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं और इनकम कमाता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दो बच्चा। मैंने और इनकम कमाना चालू किया, तो मैंने 10 करोड़ के 20 करोड़ रुपए कमा लिए। पहले मैं 10 करोड़ ही कमाता था, अभी मैंने 20 करोड़ कमा लिए। लेकिन खर्चा भी तो उतना ही होगा ना, खर्चा मेरा 9 करोड़ होता था, लेकिन अभी यहाँ पे 18 करोड़ खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट हो गया मुझे 2 करोड़। अब आप मेरा रेशियो बता दो, जितना पहले रेशियो था 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, उतना ही आज भी हुआ है। देखो आज तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, हाँ, लेकिन मैंने इनकम भी तो 20 करोड़ कमाई ना बेटा। मतलब डबल इनकम, डबल खर्चा, डबल प्रॉफिट। तो इसमें मैं ग्रोथ कहां किया हूं, मैंने ग्रोथ हुई नहीं, हमारी ग्रोथ तो हुई नहीं। 10 करोड़ बेचे थे फिर भी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे, 20 करोड़ बेच रहे फिर भी 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। मानते हो इस बात को? हाँ सर, अभी थोड़ा थोड़ा लाइट लगेगा, आपको ध्यान देना थोड़ा सा। नजर हटी, दुर्घटना घटी, इधर ध्यान दो सब लोग, ठीक है। तो सर इनकम बढ़ाए, तो हमने देखा इनकम जब हम बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट सेम रेशियो में ग्रो करता है, ठीक है। तो सर और क्या हो सकता है? सर एक नया बिजनेस चालू करते हैं। तो नया बिजनेस चालू करोगे तो उसके पीछे भी तो खर्चे होंगे ना। ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है जो 100 रुपए आपको कमा के दे और 1 भी रुपया खर्चा ना हो, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है, खर्चा तो होगा ही बेटा, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं।
कि अगर हमारे जो होने वाले एक्सपेंसेस है, अगर हमारे जो होने वाले खर्चे हैं उसे हम कम कर दें। देखो अगर ऐसा हुआ, मान लो ये 20 करोड़ न कमाते हुए मैंने जो ये 9 करोड़ का एक्सपेंस किया था इसे मैं कम कर लूं। मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैंने इनकम तो 10 करोड़ कमाई थी, लेकिन एक्सपेंसेस 9 करोड़ से लेकर 9 करोड़ खर्चा होता था, लेकिन 9 करोड़ से हटाकर मैंने 8 करोड़ का ही खर्चा किया। तो देखो यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया बेटा। पहले 1 CR आता था, अभी कितना है 2 CR। यानी सर मतलब आप कहना चाहते हो इनकम विल बी सेम। हाँ, अगर हम खर्चा कम करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट्स अ पॉइंट बेटा, ठीक है। और खर्चा कम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इस खर्चे को कम करते हैं, कहां कहां पैसा बचता है, ये सब चीजें आप अपनी मम्मी से पूछो। मम्मी ये सब चीजें करती है, बराबर है कि नहीं। मम्मी फिजूल के खर्चे नहीं करते। एक बारी के पप्पा फिजूल के खर्चे कर लेंगे, कहीं से कोई चीज उठा के आपके लिए लेके आएंगे इमोशंस में, लेकिन मम्मी डांटती है फिर कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। आप भी कभी शॉपिंग जाओ तो मम्मी बिना बताए अगर कुछ लेके आए, अगर गर्ल है तो बिना बताए अगर बेटा आपने टॉप वगैरह लेके आए ना, घर आके जो गाली पड़ती है ना वो अलग होती है, ठीक है क्या, समझ में आया। तो ये सब चीजें मम्मी क्यों करती है, ताकि मम्मी एक ही कंसेप्ट पे काम करती है कि अगर खर्चा कम करेंगे ना तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बस ये माइंड में रखो, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बोलो मेरे साथ, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आया। तो इस खर्चे को किस तरीके से कम किया जाएगा, क्या दिमाग लगाया जाए ऐसा कि कंपनी में खर्चे कम हो जाए लेकिन हमारी इनकम को कोई धक्का ना लगे। इनकम सेम है, खर्चा कम करना है। यहाँ पे इंटेंशन क्या है, खर्चा कम करना है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस कम करने हैं। तो एक्सपेंसेस पे फोकस करो, पूरा खर्चों पे ही फोकस करो कि कहां कहां खर्चा कम हो सकता है, बरोबर है। और ये जब आप करने लग जाते हो ना तो ये सब चीजें आती है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओह सर मजा आया ना। हाँ बेटा, हाँ सर बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा। तो देखो यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या काम करते थे, हम सिर्फ काम करते थे प्रॉफिट निकालने का। बिल्कुल डन। अब ये प्रॉफिट को बढ़ाया कैसे जाए उसका एक तरीका हमको मिल गया कि खर्चा कम करना है, ठीक है। कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बेचे और हमको ज्यादा फायदा हो जाए, यही मोटिव रहता है बिजनेस का। तो जो कम से कम खर्चा करना है तो खर्चे कम कैसे करेंगे सर, तो ये सब चीजें हमको कहाँ पढ़नी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही नारा, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही नारा, सबसे कम खर्चा हमारा। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही नारा, सबसे कम खर्चा हमारा, ओके। और खर्चा हमारा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ऐसे कैसे खर्चे कम करें और प्रॉफिट बढ़ जाए। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आप हो, दिस इज यू, ठीक है। दिस इज योर फ्रेंड, ये भी आपका फ्रेंड है। अब कौन सा फ्रेंड हो आप देख लो, ठीक है। आपको गर्लफ्रेंड लेना है, आपको बॉयफ्रेंड लेना है, या आपको ओनली फ्रेंड लेना है, ठीक है क्या। ये 3 लोग हैं सर। ये 3 लोग क्या कर रहे हैं सर, ये 3 लोग ना आलू बेचते हैं। सर हम आलू बेचेंगे, सब्जी बेचते हैं, चलो ठीक है सर हम सब्जी क्यों बेचेंगे बेटा, पात्र घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है क्या, समझे। चलो ध्यान दो। तो आप हो, ठीक है। लेट अस सपोज कि आप तीनों दोस्त मिलके आप सब्जी बेचते हो, ठीक है। सब्जी बेचते हो, ध्यान से सुनना। आपका एक ही मकसद है तीनों का भी, आप रोज 1000 रुपए की सब्जी खरीद कर लाते हो,
परचेज करते हो रोज 1000 रुपीज की सब्जियां और इसे मार्केट में बेच देते हो। आप 1000 रुपए की सब्जी खरीदते हो, दिन भर बेचते हो और पैसा घर लेके जाते हो, ठीक है क्या? लेकिन फिर भी आपका एक जो फ्रेंड है ना, ये आपका फ्रेंड रोज के 500 रुपए कमा पाता है, ये जो फ्रेंड है ये आपका रोज के 400 ही रुपए कमा पाता है, लेकिन आप जो हो ना, आप इसमें ना 800 रुपए कमा पाते हो। सर एक ही टाइप की सब्जियां एक ही समय पर आप बेचते हो, एक ही रेट में बेचते हो, लेकिन फिर भी आप ज्यादा कमा रहे हो, आपका फ्रेंड उससे कम और ये फ्रेंड उससे कम। अब आप बोले होंगे सर हम तो ज्यादा में बेचेंगे। आप ज्यादा में बेचोगे तो डिमांड और सप्लाई बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? लॉ ऑफ डिमांड बढ़ाए कि नहीं? प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है। अगर आप इसको हाई रेट में बेचोगे तो आपका कस्टमर इसके पास चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर ये तो हो सकता है सर। तो ज्यादा रेट में तो हम बेच नहीं सकते, रेट वही बेचना है, तीनों को सेम रेट में सब्जियां बेचनी है। अब हुआ क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सोच के देखो। अब मैं आपके इस एग्जाम्पल में और एक हिंट डाल देता हूं, देखो जरा। अब लेटर सपोज कि आपका घर मार्केट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, आपका फ्रेंड का घर जो है वो मार्केट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये आपका जो फ्रेंड है ये 20 किलोमीटर से आता है। किसने किसने यहाँ 15 किलोमीटर सोचा था? कमेंट में लिखो जरा, कौन कौन सोचता है? 5 हो गया, 10 हो गया, अभी सर 15 लिखेंगे और मैंने 20 लिख दिया। कितने लोग ऐसे? कमेंट में लिखो। हाँ जी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर ये मार्केट से घर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है जनाब कि आपको आने के लिए ना 100 रुपए लगते, इनको आने के लिए 200 रुपए लगते और इनको आने के लिए 300 रुपए लगते। अब ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि यहां सर 300 नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे? ऐसे कौन कौन लोग हैं? ऐसा हर बार थोड़ी होता है बेटा, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे हो गया 100 रुपए आपको आने के लिए खर्चा लगता है, इसको आने के लिए 200 रुपए लगता है, इसको आने के लिए 300 रुपए लगता है। क्लियर है? प्लस 100 रुपीज जो होते हैं वो डेली के, जहां आप मार्केट में सब्जी बेचते हो उस जगह का 100 रुपीज चार्ज है, किराया है, वो देना होता है, ठीक है क्या? ये 100 रुपीज देगा, ये भी 100 रुपीज देगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये मिटा देता हूं, ये हमने अजम्पशंस ले लिए थे बस, ठीक है। अब आप बताओ, आप सबने 1000 रुपए की सब्जियां परचेस की, उसमें से आपको कितने रुपए का एक्सपेंस हुआ? सर 200 रुपीज का। आपके फ्रेंड को कितने का एक्सपेंस हुआ बताओ? 300 रुपीज का। और आपके दूसरे फ्रेंड को कितने का एक्सपेंस हुआ? सर 400 रुपीज का, राइट। और बचा कितना वो बता दो अभी आपके पास। अगर मैं आपके इसमें से खर्चे माइनस कर दूं, आपने इतने का परचेस किया यानी कि बेचा, मान लो आपने इतनी इनकम कमाई 1000 रुपए, इसमें से आपने एक्सपेंसेस हटा दिए तो आपको खर्चा लगता है 200 रुपए, तो आपने कमा लिया 800। इसको खर्चा लगता है 300 रुपए, तो इसने कमा लिए 700 और इसने कमा लिए 600। देखो सब चीजें सेम है, एवरीथिंग विल बी द सेम, बस ओनली जो एक्सपेंस है ना बेटा, एक्सपेंस मैटर करता है कि प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा। खर्चा मायने रखता है ना, बराबर है। अब ये देखो इसमें कुछ खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो इसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है और इसको भी हो रहा है, ठीक है। वो खर्चा 100 रुपए आपको भी हो रहा है, आपके फ्रेंड को भी हो रहा है और तीसरे फ्रेंड को भी 100 ही रुपीज लग रहे हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको अलग लग रहे हैं। ये देखो आपके फ्रेंड को 200 रुपए लग रहा है और आपके तीसरे फ्रेंड को 300 रुपए लग रहे है या नहीं है? तो बस ये ऐसे ही खर्चे होते हैं। अब देखो जरा कुछ बात मैं समझाना चाहता हूं, अभी मैंने टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। जो खर्चे सबको सेम लग रहे हैं उसको फिक्स्ड एक्सपेंस बोलते हैं, जो सबको लगता है सेम, ठीक है। आपको भी 100 रुपए खर्चा है, इसको भी 100 रुपए खर्चा है, इसको भी 100 रुपए खर्चा है। लेकिन जो खर्चे सबके अलग अलग होते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है वेरिएबल।
मतलब वो चेंज होते जाते हैं। आपको कुछ अलग खर्चा लग रहा है, आपके दोस्त को अलग लग रहा है, और बाकी सबको भी। जैसे एक एग्जांपल मान लो, आप एक कॉलेज में पढ़ते हो सब लोग, ठीक है, आप सभी लोग एक कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज की फीस आपकी है 500 रुपए, एग्जाम्पल है, कॉलेज की फीस आपकी 500 रुपए है, तो ये तो सबको 500 रुपए लगेगी, आपको भी लगेंगे, आपके दोस्त को भी लगेंगे, सभी को 500 रुपीज खर्चा लगेगा। तो ये जो एक्सपेंस हो गया ये हो गया फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड टू ऑल। ये खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये खर्चा सबको ही लगने वाला है। लेकिन अब आप बताओ कि आप घर से, मान लो ये कॉलेज आपका, या आप घर पे थे, आप अपने घर से जब कॉलेज आते हो, ये आ रहा है कॉलेज, टिंग 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 टिंग, चलो 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 कॉलेज चलो, ये बच्चे आ गए कॉलेज, ये आ गए कॉलेज, ठीक है, आप आ गए कॉलेज। अब अगर आप कॉलेज आ गए तो क्या कॉलेज आने के लिए सबको सेम ही खर्चा लगता है? बताओ बताओ बताओ। अब आप सबको बताए, हम नागपुर से पढ़ रहे हैं, तो कोई अगर मान लो धर्मपेट में ज्यादा कॉलेजेस है तो हम धर्मपेट कह रहे थे, कोई बर्री से आ रहा है धर्मपेट, कोई पारडी से आ रहा है धर्मपेट, कोई उधर मानेवाड़ा से आ रहा है, कोई रविनगर से आ रहा है, ऐसे अलग 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 एरिया से अलग अलग बच्चे आते हैं। क्लियर है क्या? अब इन सबको सेम ही खर्चा लगेगा क्या आने के लिए? बताओ आप बोलेंगे सर नहीं, सही बेटा, सबको खर्चा अलग अलग लगने वाला है। जो बर्डी से आएगा उसको मे बी 20 रुपीज लगेंगे, जो पार्टी से आएगा मे बी 50 रुपीज लगेंगे, जो मानेवाड़ा से आएगा वो मे बी 40 रुपीज में आ जाएगा, और जो रविनगर वाला है वो तो पैदल ही आ जाएगा अगर धर्मपेट आना है तो, लेकिन फिर भी मैं 10 रुपए लिख लेता हूँ। बात समझ में आई? पक्का? तो ये जो खर्चा है ना सबको अलग अलग लग रहा है, तो ये होता है वेरिएबल। समझ में आया? तो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड खर्चा और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्लियर है? बस ये खर्चे के नेचर्स बताया मैंने आपको, अभी टॉपिक निकल आया था इसलिए बताया। तो बेटा यहाँ हम हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते। यहाँ हम पढ़ रहे थे कि भैया देखो, यहाँ आपको साफ साफ नजर आ रहा है सबकी इनकम 1000, सिर्फ नेट इनकम जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट डिफरेंट क्यों हुआ? आपको 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपके दोस्त को 700 का हुआ और तीसरे को 600 रुपए का ही हुआ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। ये सिर्फ और सिर्फ खर्चे के हिसाब से हुआ। और कौन से खर्चे? फिक्स्ड खर्चे नहीं, ये तो सबको देना है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है। वेरिएबल खर्चों के कारण ये हुआ ऐसे। तो इन चीजों को, ये जो खर्चे हैं ना, इन सबको, इन खर्चों को क्या बोला जाता है मालूम है क्या आपको? इन खर्चों को बोला जाता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी खर्चा, बरोबर है क्या? सर कॉस्ट यानी, तो हम तो पूछते थे अभी तक, बर्डी परचेस करने गए, कुछ शॉपिंग करने गए, तो वहां पूछते थे भैया भैया ये कितने का है, इसकी क्या कॉस्ट है? वो कॉस्ट यानी प्राइस नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी, मैंने भी जब ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो नियर अबाउट मैंने 2 से 3 महीने तक यही समझा था कि कॉस्ट मतलब कीमत होती है, प्राइस होती है। तो कॉस्ट मतलब प्राइस नहीं होता बेटा, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट मतलब, लेकिन इन जनरल लाइफ में। लेकिन कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। और अब नाम पढ़ो कि क्या दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि खर्चों की अकाउंटिंग करनी है, एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करनी है। और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग क्यों करनी है? क्योंकि अगर हम एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करेंगे, एक्सपेंसेस को ध्यान से, पैसे को खर्च करेंगे, प्रॉपर तरीके से एकदम उसकी रिकॉर्ड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जैसे अकाउंट में किया था, एंट्री को रिकॉर्ड किया था, फिर लेजर बनाए थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाई थी, फिर फाइनल अकाउंट बनाया था, और फिर हमको प्रॉफिट आया था। बराबर है? अगर उस सिस्टम से चलेंगे तो हमारे खर्चे, जहां फिजूल के खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, और अगर खर्चा कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बात समझ में आई? क्लिक हुआ? ये सब चीजें हमको पढ़नी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, बात समझी सबको? समझ में आई सर? अगर समझ रहा है तो वीडियो को एक लाइक मार दो बेटा। जिसको भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है कि सर जम गया, सर कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या, ये तो समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दो।
देखो ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे है नहीं, 100-150 जो भी होंगे व्हाटएवर, ठीक है क्या, हम ज्यादा पैसे कमाने के लालच में जाते नहीं, ये तो बस ऑन स्टूडेंट डिमांड ही क्लास चालू किया गया है, क्लियर है क्या। तो बस आप एक आध लाइक कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आज 15 से 20 लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, जिन लोगों ने लाइक किया उनको ये कंसेप्ट समझ में आया। आज मेरा वीडियो 50 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने देखा, आपके दोस्तों तक फॉरवर्ड करो, आप उनको भी देखने दो तो व्यूज देखने को मिलते हैं। आपको तो पता है आप डिजिटल बच्चे हो, व्यूज कितने गए वीडियोस को वो देखने मिलते हैं, तो लाइक जितने आए ना उनको ये कंसेप्ट समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। चले आगे। ओके सर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको करना क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे, मैंने बस एक मोटा मोटी आपको आइडिया देनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पता है क्या आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी ना आपके घर में ही मौजूद है, और वो है आपकी मम्मी, ठीक है। हमेशा खर्चा बचत करने की सोचती है। मम्मी को आप देख लो, या आप में से भी कोई कोई गर्ल्स या कोई कोई बॉयज ऐसे होंगे जो खर्चा पैसा हमेशा बचा के रखते हैं। उनको एक हैबिट होती है कि पैसा ज्यादा खर्च ना हो, और बस नेसेसरी जब आता है, जब इमरजेंसी आती है तब वो पैसा काम आता है, बरोबर है क्या। तो ऐसे जो लोग मैनेजमेंट करते हैं उनको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर है क्या। वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, बस फर्स्ट टाइम हमारे जीवन में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें कैसे कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हमको देखना है, बरोबर है। चलिए सर आगे बढ़े। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी क्या, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर आप एग्जांपल बहुत देते हो, एग्जांपल की तो हमारी खासियत है बेटा। आप हमारे पास्ट स्टूडेंट से पूछ लीजिए, पास्ट स्टूडेंट से क्या पूछना। अभी आप इस वीडियो में बने हो, करीब आधा घंटा हो गया, आप ही देख लो कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या ये कितने अच्छे से समझ में आ गया, है ना, बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल। चलिए जरा ध्यान से सुनना। दिस इज योर होम स्वीट होम। ये आपका घर है, ये आपका घर है। अच्छा चलो घर छोड़ो, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, एकदम सिंपल वाला घर, ठीक है। घर तो लेने पड़ेंगे, ठीक है, घर है। अरे सर क्या करूं, ठीक है बेटा, कभी कभी होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि एग्जाम्पल आपको क्या दूं, आपको क्या अच्छे से समझ में आएगा, इस हिसाब से। ये घर है, ये घर से आपको ना लेट अस सपोज दिल्ली जाना है, दिल्ली छोड़ो मुंबई जाना है। घर आपका नागपुर में है, आपको मुंबई जाना है। यू हैव टू गो मुंबई फ्रॉम नागपुर, डन। आपको नागपुर से मुंबई जाना है, ठीक है। तो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, कितने तरीके से जा सकते हैं। पहले तो ऑप्शंस बताओ, हम कहां कहां से जा सकते हैं। पहले तो हम नागपुर से मुंबई जा सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं। सर फ्री में? हाँ, अगर आप पैदल 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 जा रहे हो तो आप फ्री में जा सकते हो। सर क्या सर बकवास कर रहे हो, सर पैदल जा सकते हैं क्या मुंबई? सर बेटा एग्जाम्पल रिलेटेड है इसीलिए मैंने ये ऑप्शन लिया। ये देखो आप ऐसे पैदल 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 निकल पड़े, यहाँ तक जाके पहुंचे हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आप फ्री में जा सकते हो पैदल। दूसरा ऑप्शन है आप जा सकते हो बाय कार। सर ये कैसी कार है? ये कार है, मेरी कार है, वो कार है, आपको भी मानना है वो कार है मतलब है, ठीक है। हाँ ये कार है, आप बाय कार भी जा सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन इज आप जा सकते हो बाय बस। ये बस है, आपको भी मानना है वो बस है, ठीक है। हाँ आधे लोग हंस रहे, हंसो मत।
द फोर्थ ऑप्शन इज बाय ट्रेन। आपको बाय ट्रेन से भी जा सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बाय फ्लाइट। फ्लाइट बहुत अच्छे से आती है मुझे निकालने, ये देखो। हाँ सर, मजा आ गई सर, एरोप्लेन तो दिख रहा है सर। आप बाय फ्लाइट से भी जा सकते हो, बाय एयर भी जा सकते हो। डन। तो दिस इज द वे दैट यू विल रीच टू मुंबई बाय दिस टाइप्स ऑफ वेज। डन। ये तरीके हैं, आप इसमें मुंबई पहुंच सकते हो। ठीक है। अब इसमें से अगर कोई चीज ऐसे ही मान लो, अगर कोई चीज मान लो आपका घर नहीं है, ये दिस इज द कंपनी। ठीक है, ये कंपनी है और ये मुंबई जो है ना, ये कंपनी को एक प्रोडक्ट परचेस करना है। कोई चीज कंपनी को परचेस करनी है या नया चीज कुछ लॉन्च करना है या कुछ भी व्हाटएवर, कंपनी को कुछ नई चीज करनी है। तो कंपनी के पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है क्या? अब जरूरी है क्या मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ट्यूशंस लगानी चाहिए? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है क्या? ठीक है। अब जरा ध्यान दो। अब ये कंपनी है, यानी कि आपका घर है, यहां से आपको मुंबई पहुंचना है, तो यहां से आपको अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है। अब अगर एक एक बात करें तो फ्लाइट से अगर जाओगे या आप पैदल जाओगे तो आप फ्री में जाओगे। लेट अस सपोज बाय कार जाओगे तो आपको 10,000 रुपीज का एक्सपेंस आएगा। एग्जाम्पल है, हाँ, ऐसा नहीं बोलना सर हमारी गाड़ी में तो 15-20 हजार रुपये लग जाते हैं, हमारी गाड़ी तो 5,000 में जाते हैं। एग्जाम्पल है। बस से जाओगे तो आप 2,000 में पहुंच जाओगे, और अगर बाय ट्रेन जाते हो तो आप 500 रुपये में पहुंच जाओगे, और अगर बाय एयर जाओगे, बाय फ्लाइट जाओगे तो आप पहुंच सकते हो 15,000 में मुंबई। डन। ये ऑप्शंस है, आपको पता है कि यहां से हमको मुंबई जाना है और मुंबई जाने के लिए हमको क्या क्या चीजें लगेंगी और कैसे कैसे हम जाएंगे, कितने रुपए खर्च होंगे, ये सब चीजें लिखी हुई है। बराबर है। अब आप एक बात बताओ कि आप हमेशा ये सोचते हो कि पैसे कम खर्च होने चाहिए, ठीक है, या फ्री में ही चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आएगा? अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे इसी उम्मीद से कि सर पूरा सिलेबस फ्री कर दे। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं होता। ये जो आपके सामने दिख रहा है, पीछे आपके स्क्रीन दिख रही है, ये सब चीजें होती है, कॉस्टिंग होती है, उसके लिए खर्चा लगता है उसके लिए। तो खर्चा ही अगर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हमारा तो लॉस हो गया ना बेटा। ठीक है, समझ में आई? इसीलिए बहुत ही कम कॉस्ट में, जितना हमको खर्चा लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत एक 10% प्रॉफिट ऐड करके हमने ये लेक्चर्स प्रोवाइड किया हुआ आपको। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके दे सकते हो। पिछले वीडियोस में मैंने सारी डिटेल बताई आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें। तो अब आप बताओ कि अगर आप सिर्फ पैसों का विचार करोगे, अब आप पैसों का विचार करोगे तो आपको तो पैदल मुंबई जाना चाहिए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके सामने एक केस है, इसमें आपको लेना है डिसीजन कि आप मुंबई कैसे जाओगे। आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, मुझे पता है सबकी निगाहें ट्रेन पे गड़ी है और क्यों गड़ी है वो भी पता है। समझ में आया क्या? एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब आप बताओ, आप जब अगर पैदल जाओगे तो आपके जेब से कुछ खर्चा हो रहा है क्या? नहीं, आपके जेब से तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? आपको तो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन आप पैदल जाना पड़ेगा। आप जाओगे? आंसर इज नो। सर वाई? क्यों नहीं जाओगे? सर समय बहुत लग जाएगा ना। आज निकलेंगे तो 2 साल बाद मुंबई पहुंचेंगे, पैदल जाएंगे तो। एग्जाम्पल ये 2 साल बाद वाला भी, आपकी स्पीड अच्छी है तो 1 साल में पहुंच जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं तो 2 साल में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा ये भी गारंटी नहीं है। ठीक है क्या? समझ में आया? आप एकदम यंगस्टर्स हो, आप एकदम एक्टिव बॉडी आपकी। ठीक है, सर आपकी नहीं है क्या? नहीं भैया, भाई हमारी तो उम्र होगी। ठीक है ना? तो आप जो हो, आप जाओगे मुंबई तो आप पैदल जाओगे तो आप मान लो 1 साल में पहुंच जाओगे। पैसा तो लग नहीं रहा, लेकिन आपका रीजन यहां इसको नहीं बोलने का क्या है कि सर टाइम बहुत जाएगा, इतना टाइम हम नहीं लगा सकते सिर्फ मुंबई जाने के लिए, तो इसलिए आपने ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। राइट? फिर आपने सोचा सर कार से चले जाए क्या? फिर कार से आपने देखा सर 10,000 रुपीज लग रहे हैं और जाने वाला तो मैं अकेला ही हूं, तो अकेले इंसान के लिए 10,000 यानी बहुत कॉस्ट हो गई। बराबर है? तो आपने इन चीज को भी मना कर दिया। बराबर है? हाँ सर।
फिर आपके माइंड में आया कि बस से जाओ क्या। आप बस से जाओगे तो आप बस से सोच रहे हो कि बस जो है वो समय थोड़ा सा ज्यादा लेती है, लेट अस सपोज 15 आवर्स लगते हैं बस से जाने के लिए, ठीक है। तो 2000 रुपए चार्जेस भी, और मुझे बस में वोमिटिंग एंड ऑल वो सब चीज होती रहती, तो मैंने ये ऑप्शन भी मना कर दिया, ठीक है। फिर मेरे सामने बचा एक ऑप्शन फ्लाइट का, कि फ्लाइट से जाऊं क्या। ऑब्वियसली बात है बेटा, कार से ही नहीं गए आप तो फ्लाइट से नहीं जा सकते, ठीक है। मैं फ्लाइट को अभी होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है, फ्लाइट को मैंने नहीं बिठाया। और फिर आपको माइंड में आया कि सर ट्रेन से जाऊं क्या, तो ट्रेन से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेट अस सपोज 12 घंटे में, 12 आवर्स में मैं नागपुर टू मुंबई पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 12 आवर्स में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। साथ ही साथ मेरी सीट रहेगी कंफर्म, मुझे आराम से आराम करके जाने मिलेगा, और टिकट भी बहुत कम है, 500 रुपीज। यानी कि ये ऑप्शन ऐसा है जो हमारे बजट में भी है, सेफ्टी भी है, हमको सिक्योरिटी भी फील होगा इसमें जाने के बाद, और बहुत सारी चीजें इसमें हमारे मतलब बजट के अंदर बैठ रही है। बात समझ में आई? जी सर। तो आपने ट्रेन का जो डिसीजन लिया वो ऐसे ही ले लेगा, हाँ ट्रेन से चलते, नहीं, आपने बहुत सारी चीजें सोची कि ट्रेन यहाँ से कितने बजे निकलेगी, कितना समय लगाएगी, पैसा कितना लेगी, और प्रॉपर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी ट्रैवलिंग जर्नी जो होगी वो एकदम सेफ होगी या नहीं होगी। ये सब चीजें सोचने के बाद यू हैव टू डिसाइड दैट कि हमको ट्रेन से जाना चाहिए। समझ में आया? पक्का क्लियर है? लेकिन अगर इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचना है। मान लो आपको जॉब से कॉल आया, बीबीए के बाद मैक्सिमम बच्चे एमबीए करते हैं, तो मान लो आपने एमबीए करना चालू किया और आपको कॉल आ गया ऑफिस से कि सर आपकी नौकरी लग गई है, आप ऑफर लेटर लेके जाइए, लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप नागपुर में हो, मुंबई में 3 घंटे में कैसे पहुंच जाओगे? सर इससे पहुंचेंगे ना। अरे लेकिन खर्चा, अरे सर जाने दो, अरे लेकिन इसकी तो कीमत बहुत है, अरे जाने दो सर, वो तो हम पेड कर देंगे। अब क्यों हम पेड कर देंगे? बिकॉज यहाँ पर टाइम इसेंशियल हो गया, समय की कीमत है। बात समझ में आई? इसीलिए फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स भी चलते हैं, इसीलिए ट्रेन भी चलती, और इसीलिए बस भी चलती है। बात समझिए आपको? क्लियर है? अब यहाँ पर आपका डिसीजन चेंज हुआ ना? हाँ हुआ। अब मैं बोलूंगा अरे ट्रेन से चला जा, 500 रुपये भी लगते। तुम बोलोगे सर कैसे ट्रेन से चला जाओ, 12 घंटे लेते हो, तो 3 घंटे के अंदर बुला रहे वहां पर, कैसे जाऊंगा मैं? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा कि जब कंपनी को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है ना, तो कंपनी के पास ऐसे 1000 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कंपनी उसमें से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करती है कि यस आई वांट टू गो बाय ट्रेन या आई वांट टू गो बाय फ्लाइट। समझ में आया क्या? वो सारी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए लिए जाते हैं। बराबर है? तो यही चीजें हमको पढ़नी है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सर ये पढ़ेंगे क्या नागपुर से मुंबई जाना है तो कैसे जाएंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं। किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट खरीदना है, एक मशीन खरीदनी है, मान लो 10 करोड़ की मशीन है, कंपनी को खरीदनी है, तो कंपनी सोचेंगी ना कि 10 करोड़ की मशीन मैं इजीली कहाँ से खरीदूं? ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, गूगल पे सर्च किया, 10 करोड़ की मशीन जो है वो कैलिफोर्निया में मिलती है, जस्ट ऑर्डर इट। ऐसा होता है क्या? नहीं, कंपनी उसके पीछे पूरा स्टडी करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, और लास्ट में आपको इसमें हेल्प होती है डिसीजन लेने में, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग है। यानी आप पूरा हिसाब निकालो और उसके हिसाब से सोचो, पूरा हिसाब निकालने के बाद, पूरे कैलकुलेशंस करने के बाद कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और कहाँ से खरीदना चाहिए। जैसे कि सेम आपने यहाँ किया था, आपके पास सभी ऑप्शंस थे, फ्री वाला भी था और सबसे हाई वाला भी था। आपने फ्री वाले से जाना मना कर दिया, पैसे तो लग नहीं रहे, फुकट में जा रहे हो, लेकिन आप जाओगे क्या? नहीं। यहाँ बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इससे जाओगे क्योंकि टाइम इसेंशियल है। मतलब आपको डिसीजन लेने के लिए सारी चीज़ें आपने समझ में आई ना? बात समझ आ रही क्या? तो सभी चीज़ें जब मद्देनजर रखती है कंपनी, देन कंपनी एक डिसीजन पे पहुंचती है कि हमको करना क्या चाहिए। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग वाली कहाँ आती है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है।
बरोबर है, बात समझी? यस सर। अब आपको जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो सब्जेक्ट्स है आपको, बराबर है। यानी कि हमको खर्चा, कॉस्ट, खर्चे को रिकॉर्ड करना सीखना है, एक्सपेंसेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग भी सीखना है कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ये दोनों चीजें इसमें सीखनी है आपको। अब सर खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करें? ध्यान दे दो, एक एग्जांपल है। अब खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करें? मान लो आपको कैलकुलेटर बनाना है, आपकी कंपनी जो है वो कैलकुलेटर बनाती है। ये कैलकुलेटर है आपके कंपनी का, ये स्क्रीन है बड़ी सी, ठीक है। अब आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बेटा ये कितने में बेचोगे आप? आपने कैलकुलेटर बनाया, आप कितने में बेचोगे? अब बच्चे बोलेंगे सर 100 रुपए में बेच दो। अब उसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा और बताओ कि मार्केट में पेन होता है ना, पेन। अभी ये जो पेन है ये स्टेलस है, ठीक है, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, समझ में आया? दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, ये आईपैड पे चलता है। अब ये पेन अगर मैं मार्केट में लेने जाऊँ तो 3 रुपए में मिलेगा क्या? यूज एंड थ्रो वाला नहीं, लेकिन 3 रुपए का भी पेन है, ये 1500-2000 रुपए का भी है, ठीक है। गूगल मत करते बैठना नालायको, ये काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है, हमको पढ़ना है। 1500-3000 का ये स्टेलस है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की एक ही वैल्यू होती है, हर चीज़ की अलग अलग वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में 100 रुपए में कैलकुलेटर मिलता है मतलब आपने भी बनाया हुआ कैलकुलेटर 100 रुपीज़ का ही होगा, ऐसा है क्या? नहीं। मान लो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा लगा, ये आप पहले निकालोगे कि ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा लग रहा है। और जितना खर्चा लगेगा, ध्यान से सुनना, जितना खर्चा लगेगा उस खर्चे को, लेटर सपोज कि आपको ये कैलकुलेटर बनाने में 200 रुपये लग गए, बनाने में ही 200 रुपये लग गया, फैक्ट्री में लेबर है, सब कुछ है, वो सब आ गया, खर्चा लग गया एक कैलकुलेटर का 200 रुपये, ठीक है। तो यही 200 रुपये कैसे आते हैं ये सीखना हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा फ्लाइट्स की टिकट। एक काम करो, अभी आपको गूगल कर, एक काम करो मैं ही दिखा देता हूँ, देखो हम थोड़ा सा गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाएंगे, हम सर्च करते नागपुर टू मुंबई फ्लाइट्स, देन ये देखो, ये यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख रही है, टिकट बुक में तो जाना। ये देखो नागपुर टू मुंबई जाना है हमको, ठीक है। नागपुर टू मुंबई जाने के लिए अलग अलग कॉस्ट है, ये देखो कहाँ गए कॉस्ट, ये अलग अलग कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ पर 4251 रुपये दिखा रहा है, 4251 रुपीज़। यहाँ पर 4566 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है क्या। अब देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ मालूम है कंपनी चेंज है। ये फर्स्ट वाली जो कंपनी है वो एयर इंडिया की है, सेकंड वाली जो इंडिगो की है, लेकिन इनकी देखो, इनकी फ्लाइट रात को 9:20 में है, इनकी फ्लाइट सुबह 6 बजे है। इनकी फ्लाइट 1 घंटा 50 मिनट लेती है, फिर भी प्राइस कम है। एयर इंडिया वाली, पहली वाली देखो, पहली वाली इनकी फ्लाइट जो है वो 1 घंटा 50 मिनट लगाती है मुंबई पहुंचने, फिर भी 4251 रुपये ही प्राइस है। और इनकी फ्लाइट जो है 1 घंटा 25 मिनट में पहुंचती है, फिर भी 4566 रुपये प्राइस है, जीएसटी अलग, बराबर है। एक ही फ्लाइट है, एक ही तरीके की है, एक ही स्टेशन से एक ही स्टेशन पे जा रही है, लेकिन फिर भी प्राइस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनको उस फ्लाइट को मैनेज करने के लिए खर्चा उतना लगता है, क्लियर है, इसलिए इनकी प्राइजेस हाई है। डन। अब देखो यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग प्राइजेस है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये ऊपर। अगर आप 28 फरवरी को जाते हो तो 5131 लगेगा, अगर आप 29 फेब को जाते हो तो 4566 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप 1 मार्च को जाते हो तो 4986 रुपये लगेंगे,
चले आगे बढ़ते बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते कीमतें बढ़ते बढ़ते जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको उस टाइम पर वो फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए खर्चा ज़्यादा लगता है बेटा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर मार्च महीने से रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो दो रीज़न हो सकते हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, लेकिन दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि समर चालू होता है, समर चालू होता है तो पेट्रोल ज़्यादा रिड्यूस होता है, क्योंकि पेट्रोल इवोपोरेट होता है, उड़ जाता है। ठीक है ना, तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है फ्लाइट्स में, ये हो सकता है। दूसरी बात, छुट्टियाँ लगती है, हॉलीडेज लगते हैं, तो मैक्सिमम लोग ट्रैवलिंग करते हैं समर में, इसके कारण भी वो रेट बढ़ा देते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सब चीज़ें रहती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि हर चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो ये कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको 200 रुपये लगे। ठीक है, तो ये 200 रुपये कैसे आए? वो जो फ्लाइट की टिकट थी, ये जो फ्लाइट की टिकट थी, ये फ्लाइट की टिकट इतनी कैसी आई? 4,251 रुपये कहाँ से आए बताओ ज़रा? ये कैसे इतना चार्ज कर रहे हैं? 4,251 रुपीज़। हाउ दे चार्ज द प्राइजेस? 4,251। तो इसको निकालना यानी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये जो काम करता है ना, ये काम करता है, ये प्राइजेस को निकालने का काम करता है CMA, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका भी काम करता है, इसका भी काम CMA ही करता है। और ये जो प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराने हैं, ये CA करता है। बात समझ में आई? CMA का फुल फॉर्म ही होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और आपके जो सर है वो CA के भी फाइनल में है और CMA के भी फाइनल में है। बात समझ में आई? यानी कि मैं डन। यानी जो सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसी के फाइनल में मैं। समझ में आया? अकाउंट्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ बहुत सालों से, उसमें भी फाइनल में हूँ। देखो बात समझ में आई क्या? यानी आप श्योरिटी ले सकते हो सब्जेक्ट्स को लेकर कि हाँ, जिस बंदे के पास हम पढ़ रहे हैं वो बंदा सही है। क्लियर है? पक्का? बाकी डेमो एज ए डेमो तो आपको क्लासेस आ ही रही है। तो आई होप कि आज आपको ये समझ गया कि हमको सब्जेक्ट्स में करना क्या है। पक्का? कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब दुनिया में आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो सर, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसकी कॉस्ट होती है कि नहीं होती है? एक कीमत होती है। वो कीमत आती कैसी है? तो उसको निकालना यानी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और यही हमारा पहला चैप्टर है, विच इज कॉस्ट शीट। ये देखो कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो कि ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा। कॉस्ट शीट यानी एक शीट बनाओ जिसमें आप कीमत पता कर सको इस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है, या हमको कितने रुपए में बन के पड़ा, हमको कितना खर्चा लगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सर अब हमको अगर मान लो 200 रुपये कैलकुलेटर के लगे बनाने के लिए, ये तो कॉस्ट हो गई। तो हमारा फायदा कब होगा? तो ये जो कॉस्ट होती है ना बेटा, ये कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है। लेटर सपोज कि आपने डिसाइड किया कि आपको 20% या फिर मान लो हाँ 20% आपको प्रॉफिट कमाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। ठीक है, मतलब 200 रुपए की कॉस्ट, उसका 20% आपने अपने प्रॉफिट का जोड़ दिया यानी कि 40 रुपए, तो मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा 240 रुपए में। बहुत बार आपने सुना होगा, आप कहीं जाते हो, आप बार्गेनिंग करते हो तो वो बोलता है कि नहीं नहीं साहब इतने में नहीं दे सकते, इतने में तो मुझे ही नहीं आया। मुझे ही नहीं आया मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जितना भी बेचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई? डन। आई होप कि सब्जेक्ट की क्लैरिटी है। तो ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर कैसा लगा आपको बताइए। ठीक है, तो डन। सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ के आए हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से बता दिया कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो आपके जो सिलेबस के पहले 2 चैप्टर है, पहले 2 यूनिट्स है, सॉरी पहले 2 जो यूनिट है, ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, ये यूनिट्स बिलोंग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को।
और ये जो बाकी के आखिरी के 2 यूनिट्स है, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये जो 2 यूनिट्स है ये बिलोंग करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर नाम दिख रहा है आपको डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हमने कहाँ देखा था, ये देखो, इसीलिए आपके सब्जेक्ट का नाम रखा गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जो सब्जेक्ट का नाम क्यों रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपको सिखा रहा है, यानी कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ये आज के क्लास में क्लैरिटी हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे हमारा सब्जेक्ट, यानी कि हम थोड़ी बहुत पहले कुछ थियरी पढ़ेंगे। थियरी आपको पेपर में लिखनी नहीं है, मैं थियरी लिखने की आपको कभी भी अनुमति नहीं दूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम प्रैक्टिकल ही मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबल है उतनी थियरी मैं सिखाऊंगा, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट एकदम नया है आपके लिए, आपको एक एक वर्ड सिखाना पड़ेगा मुझे कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे आज मैंने फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस आपको बताया, तो ये क्या होता है, तो ऐसी थियरी मुझे पढ़ानी पड़ेगी। जितने रिलेवेंट थियरी मैं पढ़ाऊंगा वो थियरी मैं पढ़ाऊंगा। कल से ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए, तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर हुआ होगा बेटा। एक बार बस कमेंट कर लेना अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छे से, तो कमेंट डाल देना कि यस सर, आपने जो पढ़ा हमको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।